नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सरिता स्वामी। कौटिल्य अर्थशास्त्र विषयक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम 2-3 अध्यायों के मिला जुला के कुछ प्रश्न लेके आए हैं। चूँकि एक विशेष अध्याय में जहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, उस विशेष अध्याय को हमने अलग से पढ़ा। आज हम 2-3 अध्यायों में क्या क्या प्रश्न महत्वपूर्ण बने हैं और आगे बनने में क्या हमें लग रहे हैं, उन विषयक प्रश्नों को हम देखते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में पूर्व के वीडियोस में हमने देखा कि गुप्त मंत्रणा का क्या स्थान हो, और गुप्त मंत्रणा जब निश्चित हो जाए उस के पश्चात दूत को शत्रु देश की ओर भेजना चाहिए। तो यहाँ कौटिल्य ने दूतों के प्रकार बताए हैं कि राजदूत है वो 3 प्रकार के होते हैं: निसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहर। निसृष्टार्थ ऐसा व्यक्ति जो अमात्य के संपूर्ण गुणों से संपन्न हो, और अमात्य के गुणों का हमने पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अमात्य जब नियुक्ति की जाए उस समय किन किन गुणों को हमें देखना है और किस गुणों को रखने वाले व्यक्ति को अमात्य पद पर नियुक्त करना है। तो उस वीडियो को देख लिया जाए यहाँ पर। और उस अमात्य में बताए गए, अमात्य की नियुक्ति में जो गुण बताए हैं, उन समस्त गुणों से संपन्न जो व्यक्ति होता है वो निसृष्टार्थ नामक राजदूत होता है। परिमितार्थ 1/4 गुण यदि नहीं है, अर्थात अमात्य के जो गुण बताए हैं उन गुणों में से 3/4 गुण तो उसके भीतर हो, लेकिन 1/4 गुण न भी हो, तो ऐसा राजदूत परिमितार्थ कहलाता है। और आधे गुणों से रहित है, यानी आधे गुण है उसके भीतर और आधे नहीं है, तो ऐसा राजदूत शासनहर कहलाता है। और यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि राजदूत कितने प्रकार के बताए हैं और कौन कौन से बताए हैं। तो ये दोनों प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। अब राजदूत जब भेजे जाते हैं अन्य देश में तो उसकी पूरी व्यवस्था भी होती है, और राजदूत क्या पहले से सोच विचार कर जाए कि मैं अपने स्वामी का संदेश इस ढंग से कहूँगा, शत्रु राजा यदि यह उत्तर देगा तो मेरे प्रत्युत्तर की विधि ऐसी होगी, या किन किन विधियों से उस शत्रु राजा को वश में करना होगा, ये सब पहले से ही विचार करके जाए। और राजदूत के विषय में कौटिल्य ने कहा कि वह शत्रु देश के वन रक्षक, सीमा रक्षक, नगरवासियों और जनपद वासियों से मित्रता बनाने की प्रयास करे। साथ ही वह उभय पक्ष की सेनाओं के ठहरने योग्य युद्ध भूमि का भी देखे, और संयोग आने पर अपनी सेना के भाग निकलने योग्य जो उपयुक्त स्थान हैं और रास्ते हैं उनका भी निरीक्षण भली भांति वहाँ पर करे। साथ ही शत्रु पक्षी राजा के दुर्ग, उसके राज्य की सीमाएं, आमदनी, उपज, आजीविका के साधन, राष्ट्र रक्षा के तरीके, वहाँ के गुप्त भेद और वहाँ की बुराइयों का पता लगाना भी दूत का ही कार्य है। तो इन सब कार्यों को करता हुआ वह शत्रु राजा के जब राज्य में प्रवेश करे तो उसकी पहले परमिशन भी ले, उससे पहले वह उस शत्रु राजा की आज्ञा प्राप्त करे। और यदि शत्रु राजा उससे पूछे उसके मंत्री परिषद के विषय में तो वह ठीक ठीक परिचय न दे, और आप तो सर्वज्ञ है ऐसा कहकर वह उस बात को टाल दे। तो इस प्रकार से दूत है वह पूरी तरह से राजा के कार्य सिद्ध करने का प्रयास करे, और यदि कार्य सिद्धि के पश्चात भी शत्रु राजा दूत को अपने यहाँ रोके तो वह बहुत सारी विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करके और उसे गंभीरतापूर्वक इस विषय में सोचना चाहिए। अब राजपुत्रों से राजा की रक्षा कैसे की जाए, क्योंकि निकटवर्ती संबंधियों और शत्रुओं से सुरक्षित जो राजा है वह राज्य की रक्षा कर सकता है, लेकिन सबसे पहले तो वह अपनी रानी और पुत्रों से अपनी रक्षा का प्रबंध करे। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि राजपुत्र है वह भी राजा का वध कर देते हैं और राज्य पर अपना अधिकार पूर्व में प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
तो रानियों से तो किस प्रकार राजा को आत्मरक्षा करनी चाहिए, इसके उपाय निशांत प्रणिधि प्रकरण में बताया जाएगा। और यह भी प्रश्न बनता है कि रानियों से आत्मरक्षा राजा को जो करनी चाहिए वह किस प्रकरण में है, तो निशांत प्रणिधि प्रकरण में है, वह आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले राजपुत्र रक्षणम, इस प्रकरण में जो अध्याय है उसको हम देखते हैं। इसमें यहाँ कहा कि अपने पुत्रों से आत्मरक्षा करने के लिए राजा को चाहिए कि वह जन्म से ही राजपुत्रों पर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि केकड़े की भांति राजपुत्र भी अपने पिता के भक्षक होते हैं। यहाँ किस प्रकार से यदि पुत्र के भीतर पिता के प्रति एक अच्छी भावना नहीं है, पितृभक्ति की भावना नहीं है, तो क्या करना चाहिए, इस विषय में विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है और इस विषय में प्रश्न बनते हैं। इसलिए देखते हैं हम। आचार्य भारद्वाज कहते हैं कि यदि राजकुमारों में पितृभक्ति की भावना न दिखाई दे तो उनका चुपचाप वध कर डालना ही श्रेयस्कर है। लेकिन आचार्य विशालाक्ष इसको पाप कर्म कहते हैं। उनका कहना है कि निरपराध बालक को इस प्रकार मरवा डालना घोर पाप और अति क्रूरता है। इस प्रकार तो क्षत्रिय वंश ही सर्वथा नष्ट हो जाएगा। इसलिए यदि राजकुमारों में पितृभक्ति न दिखाई दे तो उन्हें किसी स्थान में कैद करके रखा जाना उचित है। आचार्य पाराशर के अनुयायी इसके भी विरुद्ध है। आचार्य विशालाक्ष के इस मत के विरुद्ध कि महल में ही किसी स्थान में कैद कर देना चाहिए, वो ये कहते हैं कि यह तो सर्प भय के समान है। जैसे घर में घुसा हुआ सांप भयावह होता है, और उसी प्रकार पुत्र को कैद में रखना भी भयप्रद है, क्योंकि राजकुमार को जब यह पता लग जाएगा कि पिता ने अपने वध के भय से उसे कैद में डाल रखा है, तो वह पिता के घर में रहता हुआ सरलता से उसके वध की योजना तैयार कर सकता है। इसलिए राज्य की सीमा के दूरस्थ दुर्ग में ही राजकुमार को रखना श्रेयस्कर है, ऐसा आचार्य पाराशर मानते हैं। आचार्य पिशुन अर्थात नारद इस युक्ति से सहमत नहीं है। वो कहते हैं कि दूरस्थ दुर्ग में राजपुत्र को रखना उसी प्रकार भयावह है जैसे आक्रमण करने से पूर्व मेढ़ा कुछ पीछे हट जाता है और पुनः दुगने वेग से झपट पड़ता है। राजकुमार को जब अपने कैद में होने का कारण विदित हो जाएगा तो वह अपनी योजना को पूरा करने के लिए दुर्गपाल को मित्र बनाकर उसकी सहायता से अपने पिता पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए राजकुमार को राज्य की सीमा के बाहर किसी मित्र राजा के दुर्ग में रखना ही अधिक उपयुक्त है, ऐसा नारद मुनि मानते हैं। लेकिन आचार्य कौणदंत जो है वह दूसरी स्थापना करते हैं। उनका कहना है कि राजकुमार को पर राज्य आश्रित करने का परिणाम यह होगा, अर्थात शत्रु राज्य में रखने का क्या परिणाम होगा, जैसे गाय का बछड़ा दूसरे के हाथ में सौंप देने से इच्छानुसार वह कभी भी गाय को दूह सकता है, वैसे ही राजकुमार का संरक्षक पड़ोसी राजा राजकुमार को अपने वश में करके उचित अनुचित रीति से इच्छानुसार विजिगीषु से धन आदि ले सकता है। इसलिए राजकुमार को ननिहाल में रख देना ही उचित जान पड़ता है, ऐसा आचार्य कौणदंत मानते हैं। लेकिन आचार्य वातव्याधि अर्थात विदुर जी इस सलाह पर भी आपत्ति प्रकट करते हैं। उनका परामर्श है कि राजकुमार को उनके मातृकुल में रखना एक ध्वजा के समान है, जिसको मातृकुल वाले अपनी आमदनी का वैसा ही साधन बनाकर उपयोग कर सकते हैं जैसा कि अदिति नाम की भिक्षुणी और कौशिक नाम के सपेरे जीविका निर्वाह के लिए अपने पेशेवर कौतुकों को दिखाते फिरते हैं। इसलिए राजकुमार को अपनी इच्छा अनुसार जो उसकी इच्छा हो वैसे ही भोग विषय में लिप्त रहने देना चाहिए, क्योंकि विषय वासनाओं में उलझे हुए राजकुमारों को पिता से द्रोह करने का अवकाश ही नहीं मिलता है। लेकिन आचार्य कौटिल्य सिद्धांत को जीते जी राजपुत्रों की हत्या कर देने के समान अनर्थकारी मानते हैं। उनका कहना है कि राजकुमारों को इस प्रकार विषय वासनाओं में फंसाना उन्हें जीते जी मृत्यु के मुख में दे देना है। जिस प्रकार घुन लगी लकड़ी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अशिक्षित राजकुमारों का कुल बिना युद्ध आदि के ही विनष्ट हो जाता है। वह विषय वासनाओं में फंसा रहता है, उसमें किसी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं होती है, उसमें विद्वता नहीं होती है इतनी। इसलिए राजा को चाहिए कि जब रानी ऋतुमती हो तो ऐश्वर्य विद्या बुद्धि के निमित्त ऋत्विक इंद्र और बृहस्पति आदि देवताओं के लिए हविदान किया जाए।
जब महारानी गर्भवती हो जाए तो कौमार भृत्य अंग की जो ज्ञाता है, शिशु चिकित्सकों के निर्देशानुसार गर्भ की पुष्टि और उसके सुखपूर्वक प्रजनन के लिए यत्न किया जाए। राजकुमार के पैदा हो जाने पर विद्वान पुरोहित विधि पूर्वक उसका संस्कार करे और जब वह समझने योग्य हो जाए तो विभिन्न विषयों के पारंगत विद्वान उसको शिक्षा दे। ये उनका तात्पर्य है कि इस तरह से यदि प्रारंभ से ही उसमें संस्कार उत्पन्न किए जाएंगे तो वह धर्म और अर्थ का उपदेश से युक्त होगा। और सरलमती बालक है इसलिए उसको अधर्म और अनर्थ का उपदेश हम नहीं दे सकते हैं, उसे विभिन्न विषयों के पारंगत विद्वानों के पास हम भेजें। आचार्य आम्ब जो कहता है और उनके अनुयायी मानते हैं कि सत्री आदि जो गुप्तचर है, गुप्तचर के विषय में हम पूरे वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में। सत्री आदि जो गुप्तचर है उनमें से कोई एक सत्री राजकुमार को मृगीय अर्थात शिकार, द्युत क्रीड़ा, मद्य और स्त्रियों का प्रलोभन दे और यह भी कहे कि पिता पर आक्रमण करके तुम राज्य को ले लो, फिर मौज करो। इस पर दूसरा सत्री कहे कि ऐसा कहना बहुत बुरा है। यानी 2 या 3 व्यक्तियों के माध्यम से परस्पर विरोधी और पक्षीय विचारों को उसके समक्ष रखा जाए और उसे भले बुरे की पहचान करवाई जाए। आचार्य कौटिल्य के अनुसार भीतर यह राजकुमार के भीतर यह जो कुबुद्धि जगाना बहुत ही अनिष्टदायी है। उनका तर्क एवं सुझाव यह है कि सरलमती बालकों में ऐसी कुबुद्धि पैदा करना महादोष कहा जाएगा। जैसे मिट्टी का नया बर्तन, घी, तेल आदि जिस भी नए द्रव्य का स्पर्श पाकर उसी को अपने भीतर समाहित कर लेता है, वैसे ही ठीक अपरिपक्व बुद्धि वाले बालक की उसको जो कुछ भी सिखाया जाता है उसको उस शास्त्र उपदेश की भांति अमिट रूप से बुद्धि में जमा लेता है। इसलिए बालक की बुद्धि एक बहुत ही कोमल होती है, एक मिट्टी की भांति होती है, उसे जैसा आकार दे सकते हैं उसी के आकार में ढाला जा सकता है। इसलिए उन्हें अधर्म और अनर्थ का नहीं अपितु धर्म और अर्थ का ही उपदेश देना चाहिए। और जो पूर्व में कौटिल्य ने कहा कि विभिन्न विषयों के पारंगत विद्वान उसे प्रारंभ से ही संस्कारित करे, उसको शिक्षा दीक्षा दे। और राजपुत्रों की जो 3 प्रकार की श्रेणियां यहाँ बताई गई है, उस श्रेणियों के विषय में प्रश्न बनता है। इसलिए राजकुमारों की 3 श्रेणियां हैं, बुद्धिमान, आहार्य बुद्धि और दुर्बुद्धि। बुद्धिमान उसे कहते हैं कि जो धर्म और अर्थ विषयक उपदेश को उचित रीति से ग्रहण करके तदनुसार आचरण करता है, वह बुद्धिमान है। यानी जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसको प्रैक्टिकल रूप में भी उसे यूज करना आता हो, वो बुद्धिमान है। आहार्य बुद्धि वो होता है कि जो उसने धर्म और अर्थ को समझ तो लिया है लेकिन उसके अनुसार आचरण करना नहीं आता, उसे बताया जाता है कि अब ये कार्य कीजिए आप, उसे कहते हैं आहार्य बुद्धि। और दुर्बुद्धि वो होता है जो बुराइयों में लीन रहता है, धर्म और अर्थ से द्वेष रखता है, वह दुर्बुद्धि कहलाता है। इस प्रकार से ये 3 राजपुत्रों की श्रेणियां बताई है और किस प्रकार का राजपुत्र हो तो उसे कैसे हमें राजा को उससे अपना उसको एक नियुक्त करे और कैसे उसको श्रेष्ठ बनाए, उस हेतु भी उन्होंने बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो इस प्रकार से आगे के हम और अधिक पढ़ेंगे कि राजकुमार का कैसा व्यवहार हो, राजा का उसके प्रति कैसा व्यवहार हो और राजा के किस प्रकार के कार्य व्यापार हो और उससे संबंधित क्या प्रश्न बन रहे हैं, उस विषय में हम और अधिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।